नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ रचना सिंह और आप देख रहे हैं डीडी बिहार का हमारा मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान। तो दर्शकों, कहते हैं ना कि करता करे न कर सके, शिव करे सो होए, तीनों लोक नौखंड में शिव से बड़ा न कोई। तो सावन का पावन महीना चल रहा है और आप सभी को इस महीने की और आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और जब मैं सुबह स्टूडियोज़ के लिए आ रही थी तब मैंने दो चीज़ें नोटिस की। एक तो जो मॉर्निंग वॉकर्स होते हैं जो हर रोज़ की तरह आपको सड़कों पर नज़र आते हैं वो नज़र आ रहे थे, और साथ ही श्रद्धालु नज़र आ रहे थे। जी हाँ, हाथ में जल लिए, बेलपत्र लिए लोग मंदिरों की तरफ बढ़ रहे थे और कुछ लोग मंदिर से बस निकल ही रहे थे पूजा करके। तो आपको बता दो कि कहते हैं ना कि अगर सुबह की शुरुआत योग से हो, साधना से हो या उसके अलावा ऊपर वाले को यानी अपने आराध्य को याद करके हो तो दिन वाकई बहुत अच्छा हो जाता है। तो दिन की शुरुआत और कार्यक्रम की आज की शुरुआत हम करेंगे आज के सुविचार से। तो आइए देखते हैं क्या है आज का सुविचार। बस कार्यक्रम में आगे अब बढ़ रहे हैं और चूंकि मैंने कजरी की बात कही है तो कजरी हम आपको सुनवाएंगे भी और बहुत सुंदर सुनवाएंगे, क्योंकि दूर देश से यानी ओमान से कोई हमारे स्टूडियोज आया है जो आपको कजरी भी सुनाएंगी, जो आपको सूफी भी सुनाएंगी, साथ ही साथ आपको गज़ल भी सुनाएंगी और बहुत सारी चीज़ें सुनाएंगी। तो अपने इस गेस्ट से हम आपका परिचय करवाएंगे, लेकिन उनके बारे में जान लेते हैं एक वीडियो क्लिप के माध्यम से। डॉक्टर वंदना ज्योतिर्मयी एक निपुण हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका हैं और ओमान में उच्च शिक्षा मंत्रालय के साथ जनसंचार विभाग में सहायक प्रोफेसर हैं। उन्होंने 6 साल की उम्र में अपनी मां डॉक्टर उर्मिला सिंह से संगीत की शिक्षा ग्रहण की और गया, किराना और ग्वालियर सहित प्रसिद्ध घरानों से प्रशिक्षण प्राप्त किया। डॉक्टर वंदना ने 2019 से 2022 तक जनसंचार के कार्यक्रम निदेशक के रूप में काम किया और स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण में यूनिसेफ के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षक के रूप में भी रहीं। साथ ही उन्होंने टेलीविजन के लिए भी लंबा काम किया। डॉक्टर वंदना ने ओमान, यूएस और बहरीन सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन किया है और उन्हें सरस्वती सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनके एल्बम अरदास में मूल भजन शामिल हैं। आइए मिलिए डॉक्टर वंदना ज्योतिर्मयी से। जी हाँ, तो बालों में गजरा, गुलाब और उसके साथ माथे पर एक बड़ी सी बिंदी और चेहरे पर इतनी सुंदर सी स्माइल के साथ जो हमारे बीच बैठी हैं वो ओमान से आई हैं। जी हाँ, उनका परिचय अब आप जान चुके होंगे। तो आइए कार्यक्रम में उनका स्वागत करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर वंदना ज्योतिर्मयी जी और साथ ही उनके साथ आज साज पर हैं संजय कुमार मिश्रा जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई, कार्यक्रम की शुरुआत मैम हम करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बातें हम बहुत सारी करेंगे, लेकिन कुछ कजरी अगर आप सुना देंगी तो बात जी जरूर बन जाएगी। बिल्कुल। सावन की रुत आई रे सजनिया, सावन की रुत आई रे सजनिया, प्रीतम घर नहीं आए, नहीं आए, प्रीतम घर नहीं आए,
सावन की रुत आई रे सजनिया, प्रीतम घर नहीं आए, नहीं आए, प्रीतम घर नहीं आए, नहीं आए, प्रीतम घर नहीं आए। जी हाँ, तो कार्यक्रम की शुरुआत कजरी के साथ और सावन की ये जो छटा है वो ऐसे ही बनी रहेगी। वंदना जी, कार्यक्रम में की शुरुआत में जैसा कि मैंने कहा कि दूर देश से कोई आया है, ओमान से आप आई हैं और भारतीयता को आपने जितना जीवित रखा है अपने अंदर वो वाकई बहुत सराहनीय है। तो सवालों की तरफ हम चलेंगे, आपके बारे में भी बहुत कुछ जानने की उत्सुकता जो है मेरे अंदर बनी हुई है और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी उतने ही उत्सुक होंगे आपके बारे में जानने के लिए। तो हम ये जानना चाहते हैं कि संगीत में आपकी शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि आपकी माँ का भी जिक्र अभी हमने सुना। तो माँ कैसी होती है जब वो गुरु होती है, तब भी मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि अक्षर ज्ञान तो माँ देती है, वो सारी माँ देती हैं, लेकिन जब वो संगीत की शिक्षा देती हैं तो माँ कैसी होती है, ये ज़रूर बताइए। माँ प्यारी भी होती है, कभी कभी थोड़ी कड़ी भी होती है जब वो शिक्षा देती है। और माँ से तो बचपन से जैसे उसको उसके गुनगुनाने से ही, और समझिए उसकी वजह से मेरा वजूद है। तो संगीत में बहुत पारंगित थी, साथ ही भरतनाट्यम की बहुत अच्छी वो डांसर भी थी। और संगीत हमारी उस तरह से विरासत में मिला है माँ की तरफ से। और घर का माहौल ऐसा था, मेरे नाना मगध यूनिवर्सिटी में हिंदी के प्रोफेसर थे और बचपन में मैं देखती थी जब भी कोई यूनिवर्सिटी का बड़ा प्रोग्राम होता था तो स्टूडेंट्स का आना जाना और फिर पूरे समय महफिल ही समझिए लगी रहती थी। और गया एक उस मामले में अपने आप में बहुत ही सांस्कृतिक रूप से बहुत ही समृद्ध शहर रह चुका है। बड़े बड़े उस्ताद वहाँ आते रहे हैं, गाते रहे हैं। तो घर में बचपन में कामेश्वर पाठक से मेरी शिक्षा हुई शुरुआती। जब मैं संगीत को उसकी गहराई को नहीं समझती थी, 5-6 साल की उम्र थी, तो मैं भागती भी रहती थी और फिर पकड़ के मुझे वो बिठाते भी थे और मैं गाती भी थी। तो इस तरह से शुरुआत हुई मेरे संगीत की। तो क्या आप गया घराना से हैं कि आप गया से हैं, या आप रहती कहीं और हैं, कहीं और से आप गया जाकर बसे? गया में मेरी पैदाइश है, क्योंकि वो मेरा ननिहाल है। और ननिहाल में मैं रह गई बहुत दिन, क्योंकि मेरे नाना ने मुझे जाने नहीं दिया। तो गया में मेरी पैदाइश है, स्कूलिंग भी नाज़त अकेडमी से मैंने की वहाँ। तो इसलिए गया के संस्कृति में मेरा बहुत वहाँ का जो विचार, वहाँ की बोलचाल और वहाँ का जो मिजाज है वो मैंने वहीं से लिया। तो इस तरह से गया से मेरा जुड़ाव है। चूँकि घर से अभी आप जिक्र कर रही थी, बहुत ऑर्गेनिकली आया है म्यूज़िक आपके अंदर और वाकई वो दिखता भी है आपकी पूरी पर्सनालिटी में अभी आप जब गा भी रही थी। तो कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि अगर आप कोई छोटा सा भजन अगर सुना दे तो हमारे दर्शकों का दिन बन जाएगा, हमारा दिन बन जाएगा। जी बहुत शुक्रिया। मैं साईनाथ की भक्त हूँ और एक मेरा एल्बम भी कुछ साल पहले आया था, तो उसकी 2 पंक्तियाँ मैं सुनाना चाहूँगी। साईं तुर दर्शन की है आस, साईं तुर दर्शन की है आस, तड़पत मेरे दिन सब बीते, तड़पत मेरे दिन सब बीते, सुन मेरी अरदास, साईं तुर दर्शन की है आस। तो इसमें बहुत सारे भजन जो थे उसको मैंने कंपोज किया था और लिखा था। जी तो हम बात करेंगे कि एक बच्ची जो जिसे खींच कर सिखाया जा रहा है और पढ़ाया जा रहा है और संगीत की शिक्षा दी जा रही है, लेकिन जैसा कि हमने वीडियो क्लिप में भी देखा कि कैसे आप संगीत से एकेडमिक्स की तरफ बढ़ी और उस तरफ भी हम बढ़ेंगे, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि कैसे आप भजन या फिर सूफी संगीत, गज़ल, इस तरफ आप कैसे आ गए? क्योंकि आमतौर पर जो एक बेसिक परसेप्शन है जहाँ लोग बॉलीवुड म्यूज़िक या प्लेबैक सिंगिंग की तरफ बढ़ते हैं, तो ऐसे में गज़ल या सूफ़ी की तरफ आपका झुकाव कैसे हो गया? क्योंकि घर का मेरा जो माहौल था
मेरे मामा, मतलब जो मैं अच्छा कहते हैं कि गाने के पहले एक अच्छा सुनने वाला आपको होना चाहिए, तो वो सुनने की जो तरबियत है वो बचपन से हुई। घर में बेगम अख्तर की गज़लें बजती थी, फरीदा खानम को मैं सुनती थी, तो उसी तरह से सीजनड हुई मैं सुनने में। तो जैसे जहाँ बच्चे फिल्मों के गाने गाते हैं, तो मैं गज़लों को गुनगुनाया करती थी। और उस तरह से गज़ल की तरफ, और जो घर का माहौल था वो बिल्कुल ऐसा था जैसे कि आपसे पहले बात हो रही थी तो मैंने आपको बताया कि दरगाहों पे जाना जी। और तो मतलब ये नहीं था कि भाई हम हिंदू हैं तो फिर हम दरगाहों पे नहीं जा सकते। और कव्वालियाँ भी बहुत हम सुनते थे जब दरगाहों पे जाते थे। तो उस तरह से एक बहुत ही नेचुरल वो रुझान हुई और लगा कि जो कुछ भी मालिक से जोड़ता है वो सब एक है जी। तो इस तरह से सूफ़ी की तरफ मेरे रुझान थोड़े बड़े होने पे हुए जब मैंने उन कलामों को समझने, मतलब उसकी समझ आने लगी। तो फिर सूफ़ी की तरफ मेरी रुझान हुई, क्योंकि इतने खूबसूरत कलाम, मतलब कि इतने सारे लोगों ने क्या क्या लिखा है जी। तो इस तरह से गज़ल और सूफ़ी की तरफ। तो गज़ल और सूफ़ी की जब बात हुई है तो अगर आप कोई गज़ल सुनाना चाहेंगी तो? जी, मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगी। और एक बात मैं यहाँ ज़िक्र करना चाहती हूँ कि जो पुरानी चीज़ें हैं उनको बचा के रखना, उस ट्रेडिशन को लेके चलना, वो मुझे लगता है कि ये हम सबको करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डाइल्यूट होती जा रही हैं आज के ज़माने में। तो मैं बेगम अख्तर साहबा की एक गज़ल पेश करना चाहूँगी। दाग साहब की लिखी ये गज़ल है, मेरी बहुत ही फेवरेट। उज़्र आने में भी है, उज़्र आने में भी है, और बुलाते भी नहीं, उज़्र आने में भी है, और बुलाते भी नहीं, बाइसे तरके मुलाकात बताते भी नहीं, उज़्र आने में भी है। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, साफ छुपते भी नहीं। ये बहुत ही खूबसूरत, और मुझे लगता है कि आज की जो सुबह है हमारे ऑडियंस के लिए बड़ी खूबसूरत हो गई होगी। वो अपने घरों में बैठे एंजॉय कर रहे होंगे। वंदना जी, एक और ख़ास बात जो बहुत ज़रूरी होती है किसी भी लड़की या किसी भी महिला के लिए, आई थिंक सबके लिए होती है, लेकिन महिलाओं के लिए वो एक शिफ्ट या एक चेंज ओवर की तरह हम उसे देख सकते हैं। शादी विवाह जो है वो एक होना एक लाइफ का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है। और शादी के बाद कैसे म्यूज़िक परस्यू कर सकते हैं, और आपने कैसे किया, और कितना चैलेंजिंग आपके लिए रहा, और आपके इन लॉज ने उसको कितना समझा और कितना सपोर्ट किया, इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। जहाँ तक शादी के बाद चीज़ों का होना है, तो मैं कहूँगी बहुत सारी चीज़ें शादी के बाद मेरी ज़िंदगी में शुरू हुई। बहुत ही सपोर्टिव फैमिली रही है, और मेरे बाबूजी जो मेरे ससुर, मेरी सास और मेरे हस्बैंड का बहुत ही योगदान रहा है मैं आज जो हूँ उसमें। तो मेरे हस्बैंड ने जब शादी के बाद मेरा काम का यूनिसेफ के साथ मेरा आना जाना हुआ करता था, काफ़ी सारे काम मैंने यूनिसेफ के लिए किए, तो शहरों में बहुत ज़्यादा मेरी ट्रैवलिंग होती थी, ऑल ओवर इंडिया मैं ट्रैवल करती थी। तो
उसके बाद फिर मेरा बच्चा हुआ, तो 11-12 साल तो समझिए कि सुनना चलता रहता था, मन में गुनगुनाना चलता रहता था, पर उस तरह से गाना नहीं होता था मेरा। फिर उसके बाद हम 2004 में ओमान चले गए। वहाँ 2 साल का एक खाली समय मेरे पास था, जब मेरे पास काम नहीं था। तो उस समय फिर मैंने शुरुआत की एक साधना की तरह, और फिर 2007 तक मैं वहाँ बच्चों को हिंदुस्तानी क्लासिकल सिखाती रही। अच्छा। ओमान में। फिर उसके बाद फिर एकेडमिक्स में मेरा जाना हुआ, लेकिन उस बीच में कुछ ऐसा चलता रहा कि मुझे गाना है, मुझे कुछ करना है। और फिर ये जो मैंने अरदास के बारे में बताया, मेरा जो भजन का कंपाइलेशन है, उसमें अंदर से कुछ ऐसा उठा कि कुछ ऐसी कविता मैं लिखती हूँ जी। और वो साईनाथ से जुड़ी हुई चीज़ें वो निकलने लगी। फिर उसके साथ धुनें भी बनने लगी, क्योंकि मैंने गाना सीखा था। धुनें तो वो तो मुझे लगा कि कंपोजिशन बनाना एक अलग चीज़ है, तो इट वाज ऑल लाइक अ ब्लेसिंग कमिंग डाउन टुवर्ड्स मी। तो फिर वो जब धुनें बन गई, 5-6 भजन बन गए, तो फिर उसको हमने फिर उस एल्बम को बनाया। और उसके बाद फिर मेरे कॉन्सर्ट्स का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। वो मेरे मालिक की ही कृपा है। मेरा कुछ मैम, यहाँ हम अरदास के बारे में आपसे थोड़ा और डिटेल में जानना चाहेंगे। जैसा कि आपने कहा कि भजनों की एक श्रृंखला है, आपने गाई है, आपने कंपोज भी किया है, लिखा भी है। कितना टफ होता है ये तीनों काम एक साथ करना? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कॉम्पोजिशन किसी और की होती है, लिरिक्स किसी और की होती है, और वो आप असेंबल करके एक अच्छा पैकेज बनाते हैं। लेकिन जब आप खुद ये तीनों चीज़ें कर रहे होते हैं तो कितना मुश्किल होता है। और अगर कोई आर्टिस्ट है जो आपको देख रहा होगा और जो लिखता भी होगा, जो धुनें भी बना सकता होगा और गाता भी होगा, वो कैसे इस पर काम करे? इस पर काम करने का, देखिए, आर्टिस्ट्स के काम करने का कोई सेट पैटर्न नहीं होता। हर किसी का अपना मूड होता है। अब किसी की जो है वो उसका एनलाइटनमेंट मैं कहूँगी कि रात के 2 बजे हो सकता है, किसी का दिन में हो सकता है। मेरे साथ मुश्किल ये होती थी कि अब मैं कुछ काम कर रही हूँ तो अचानक लगा कि कुछ लिख लेना चाहिए मुझे। तो फिर उसमें फिर मैं लिखने लग जाती थी। कई बार किसी कागज़ के टुकड़े पे, कई स्टूडेंट्स का कोई असाइनमेंट है, वहाँ पे मैंने पेंसिल से लिखा कि फिर बाद में उसका फ़ोटो लेके फिर मैं उसको लिखूँगी। तो इस तरह से फिर चीज़ें होने लगी मेरे साथ। कहने का मतलब है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम सब चीज़ एक साथ करें, क्योंकि उसमें एक्सपर्टीज़ दूसरों की भी हो तो अच्छा है। उसमें ज़रूरी नहीं कि आप सब कुछ एक साथ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप में वो टैलेंट है तो आप ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा, अगर आपने लिखा है तो किसी और को दिखाना, थोड़ा उसका एडिटिंग कराना, तो इस तरह से फिर। तो रफ और फेयर के बीच ये कहानी जो चल रही है अभी, और उस कहानी में हम एक और चीज़ जोड़ना चाहेंगे, वो है सूफ़ी संगीत जी। और सूफ़ी संगीत कैसे आया? क्योंकि भजन और गज़ल की जो एक परिपाटी है वो भारत में है और काफ़ी सारे लोग गाते हैं और अच्छा गाते हैं, लेकिन सूफ़ी जो है वो कहीं खोता हुआ सा नज़र आता है। और सूफ़ी को लेकर के फिर आपने कैसे काम किया? और चूँकि आप बाहर ओमान में रही हैं, आपने कई सारी जगहों पे परफॉर्म किया है, न्यू जर्सी में भी परफॉर्म किया है, मैस्कट में परफॉर्म किया है, तो कैसा रहा है सूफी पर काम करना और सूफी को अलग अलग जगह रिप्रेजेंट करना? सूफी पर काम करना, सबसे पहले मैं कहूँगी कि वो अपने ऊपर काम करना होता है। क्योंकि जहाँ आप ये समझते हैं कि मालिक बस एक है, वो किसी धर्म और जाति और उसके अंतर्गत कहीं भी नहीं आता, तो वो जो आपको सबसे जोड़ता है, और सूफिज्म का एसेंस जो है वो यही है कि सब बराबर है, सब एक से हैं। और एक बहुत बड़े सूफ़ी संत हुए, उन्होंने कहा कि जितनी भी इंसानी सूरतें मैं देखता हूँ तो उसको तस्बीह के दाने की तरह मैं देखता हूँ। जैसे हम माला फेरते हैं हाथों में, तो एक एक सूरत उस तस्बीह के दाने की तरह है, और जिसमें मालिक की मतलब उसकी खूबसूरती मैं देखता हूँ। तो सूफिज़्म जो है वो प्रेम सिखाता है, ईश्वर को एक समझना सिखाता है, किसी बंधन में नहीं बांधता है, आज़ाद करता है आपको। हमारे जो भी कॉन्सेप्शंस, हमारे जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे दिमाग के, हमारे माइंडसेट्स हैं, उसको ब्रेक करना मेरे ख्याल से वही है सूफिज़्म। तो चूँकि मैं लिटरेचर में बहुत कुछ मेरा मन लगता था, काफ़ी कुछ मैंने पढ़ा भी, तो मैंने भिटाई साहब को मैंने पढ़ा, हज़रत शाह हुसैन को पढ़ा, बाबा बुल्ले शाह को पढ़ा, कबीर को मैंने पढ़ा। तो वो सोच मुझे बहुत अच्छी लगी। तो जैसे आप रसगुल्ला की कल्पना बिना रस के नहीं कर सकते,
तो जहाँ सूफिज्म है तो वहाँ संगीत भी है, क्योंकि वो अपने आप को खो देना है, वो यही है सूफिज्म। अपने आप को डिवोट करना है उस अपने आप को डिवोट करना है, और कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, ये है सूफिज्म। जी, तो सूफी संगीत की बात हुई है, तो अगर आप सूफी सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को तो ज़रूर सुनाइए। जी ज़रूर। चलो रे सैया, चलो रे सैया, चलो रे सैया, ओ सैया चलो रे सैया, ओ सैया चलो रे सैया, चर्चा वेखें आप चमन में आया आया, आप चमन में आया आया, आप चमन में आया मौला। चलो रे सैया हो, चलो रे सैया। आया शाह हुसन दा जानी, आया शाह, आया शाह हुसन दा जानी, बाग सिफाते रुत मस्तानी, बेरंगी रंग लाया लाया, बेरंगी रंग लाया लाया। चलो रे सैया, चलो रे सैया, ओ सैया चलो रे सैया, चर्चा वेखे आप चमन में आया आया, आप चमन में आया आया, आप चमन में आया मौला। ये हज़रत शाह हुसैन का है। जी, जी। और आपको ऐसे लाइव सुनना हमारे लिए इट्स वेरी मेस्मराइजिंग फॉर अस आल्सो। और एक और बात मैं ये समझना चाह रही थी कि म्यूज़िक आपने शुरू किया, परसू किया, आपने उसमें डिग्री भी हासिल की, और उसके बाद आपने एक लंबा गैप रखा, और गैप के बाद फिर आप एकेडमिक्स की तरफ कैसे जंप कर गए, क्योंकि वो एक अलग ही तरीके की चीज़ है, और दो अलग विधाओं में एक साथ काम करना और दोनों में इक्वली गुड होना, ये कैसे किया जाता है, ये भी ज़रूर बताइए। इक्वली गुड तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ कोशिश, क्योंकि एक आर्टिस्ट है वो ज़िंदगी भर कोशिश ही करता रहता है, क्योंकि आप अपना बेस्ट वर्जन पता नहीं कब बनेंगे, कोई नहीं जानता, तो वो एक कोशिश है, वो लगातार, वो चाहे पढ़ाने में भी हो। हम देखते हैं कि एक टॉपिक को पढ़ाते हैं, तो आज जो मैंने एक एग्जाम्पल अपने बच्चों को दिया, कल मैं उसको रिपीट नहीं करूँगी, तो वो एक जद्दोजहद जो है वो बनी रहती है कि बच्चों के सामने अपने आप को कैसे रखना है, कैसे हम उनको सिखा सकते हैं। तो ये जद्दोजहद की आदत शायद मुझे शुरू से रही, क्योंकि मैंने पढ़ाई की पहले इंग्लिश लिटरेचर में, उसके बाद फिर मैंने यूनिसेफ के साथ काम करना शुरू किया, वो पार्टिसिपेटरी मोड ऑफ ट्रेनिंग ऑल ओवर इंडिया में मैंने देना शुरू किया। फिर मैंने टीवी के लिए, मैंने ईटीवी के लिए मैंने बच्चों के सीरियल्स भी, उसके स्क्रिप्ट्स भी लिखे। तो वो एक पता नहीं कैसे हुआ ये सारी चीज़ें, लेकिन एक चीज़ है कि अगर आप सोचते हैं कि मुझे कामयाब होना है, अपना बेस्ट देना है, तो शायद हम कर पाते हैं। बिल्कुल जी। तो अगर बात हमेशा जब हम म्यूज़िक की करते हैं या फिर हम बात एकेडमिक्स की भी करते हैं, तो मुझे एक चीज़ जो सिमिलैरिटी, जो एक कॉमन चीज़ जो मैं समझ पाती हूँ, वो ये है कि वो दोनों ही एक तरीके का परफॉर्मिंग आर्ट है। जी, आपको दोनों जगह परफॉर्मेंस ही करनी है, क्लास में भी आप एज अ परफॉर्मर ही होते हैं, टीचर हैं तो, और वाइस वर्सा। लेकिन एक बात जो ये है कि एकेडमिक्स में आपने लंबा काम किया है, आपका लंबा अनुभव रहा है, आप वहाँ एज अ डायरेक्टर के पद पर भी रही हैं, ओमान में लंबा समय आपने दिया है। एकेडमिक्स कैसा है अगर मैं बात करूं तो ओमान में, या फिर अगर हम उसे यहाँ से मिलाते हैं, और आपकी वहाँ पे कैसे शुरुआत हुई और कितनी मुश्किल हुई, क्योंकि एक नई जगह पे जाकर के इट्स वेरी टफ कि आप कैसे वहाँ जाकर के उस सिस्टम को में अकोमोडेट कर पाते हैं खुद को। जी, वही मैं बताऊं कि एक छोटा सा तारतम्य था हमारा कि जब मैं पार्टिसिपेटरी मोड ऑफ ट्रेनिंग दे रही थी, तो उसमें था कि आप सारे पार्टिसिपेंट्स के अंदर की चीज़ों को निकाल के फिर आप आगे बढ़ते हैं। तो ये सीख जो है वो एकेडमिक्स में मेरे काम आई। वो काम आई और बच्चों को फिर पढ़ाना अच्छा लगा। लेकिन ये कहना पड़ेगा कि थोड़ा सा चैलेंजिंग था, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे टीचर्स हैं, नाराज़ हो सकते हैं, वो डांट सकते हैं, कह सकते हैं कि चलो हटो तुम यहाँ से। लेकिन वहाँ है आपको बहुत ही पोलाइटली बच्चों से पेश आना होता है। लेकिन उसमें भी मैंने अपना स्टाइल फिर चेंज किया। मैं झाड़ भी लगाती, मैं डांट भी लगाती, लेकिन बच्चों को ये समझाते हुए कि मुझे तुम्हारी फिक्र है। तो थोड़ा सा वो चैलेंजिंग था लैंग्वेज का, क्योंकि बच्चों का जो वहाँ जो भाषा वो बोलते हैं वो है अरबिक।
लेकिन जो पढ़ाई होती है वो है इंग्लिश में। तो थोड़ा सा कुछ उसमें बहुत अच्छे भी हैं जी। तो थोड़ा सा उनके स्तर पे उतर के पढ़ाने का, तो ये भी अपने आप में एक मेरे लिए सीखने की बात थी कि कैसे जहाँ तक बात अरबिक की भी करें, उसके भी कई सारे वर्जन्स हैं और कई सारे लोग अलग अलग तरीके से अरबिक बोलते हैं। अगर ओमान की बात करें तो वहाँ अरबिक अलग है, और जैसे ही अगर हम भारत में चले आते हैं तो अरबिक का टेक्सचर और उसका उसकी जो बहुत अलग, वो एकदम कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाता है। तो भाषा के साथ तो ऑब्वियसली आपने जद्दोजहद की है, लेकिन एक बात हम ये समझना चाहते हैं कि म्यूजिक और एकेडमिक्स को जब आप एक साथ लेकर के चलते हैं कितना मुश्किल होता है, और कैसे आप दोनों ही तरफ समय निकाल पाते हैं या दे पाते हैं, क्योंकि एक तरफ रियाज बहुत ज़रूरी है, एक तरफ हर रोज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो उसमें कैसे है जद्दोजहद ये होती है कि आप अपने आप को कैसे डिटैच करते हैं। वो लगता है कि आप, अगर मैंने सुबह में रियाज शुरू किया तो उसके बाद फिर कॉलेज जाने के समय में लगता है कि अरे बाप रे, अभी हम क्या करने जा रही है, तो इससे बिल्कुल अलग है। क्योंकि वो आपको एक रूहानी दुनिया में लेके जाता है, और ये जो है वो एकदम हकीकत में आपको लेके रखता है। तो फिर ये भी एक तरह की ट्रेनिंग ही है, जिसमें कि मुश्किल तो होती है। जैसे कि घर में भी आप काम करके आए, मान लीजिए गेस्ट्स आने वाले हैं, लेकिन आपका मिजाज उस दिन कुछ दूसरा है, दिमाग में कुछ सुर चल रहे हों, तो फिर उसमें लगता है कि हम क्या कर रहे हैं। ये परेशानी होती है, लेकिन समय के साथ यू लर्न टू एडजस्ट योरसेल्फ। जी। तो बातों के बीच में अगर कुछ म्यूजिक हो जाए, कुछ अगर आप गजल सुनाना चाहेंगी तो जरूर हमारे दर्शकों को सुनाइए। जी जी जरूर। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। वक्त की कैद में जिंदगी है, मगर चंद घड़ियाँ यही हैं जो आज़ाद हैं, चंद घड़ियाँ यही हैं जो आज़ाद हैं, इनको खोकर मेरे जाने जा उम्र भर ना तरसते रहो, आज जाने की जिद ना करो। माजूर चाहती हूँ, बहुत शहरों में मैंने यहाँ वहाँ घूमा है, तो गला मेरा थोड़ा सा खराब जी है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ज़रूर अपने ऑडियंस से ये कहना चाहती हूँ कि इस महफिल को छोड़ के जाने की आपको इजाज़त नहीं है, क्योंकि जो सुरों का सफ़र है वो जारी है। हम लगातार डॉक्टर वंदना ज्योतिर्मयी जी से कॉन्वर्सेशन में हैं, बात कर रहे हैं, उनसे गज़ल सुन रहे हैं, सूफ़ी सुन रहे हैं। और साथ ही मैम एक और बात मैं यहाँ समझना चाहती हूँ कि एक जब आप घर में गाते हैं तो एकदम अलग गाते हैं, रियाज करते हैं, वो आपका अपना जोन होता है, लेकिन जैसे ही आप कॉन्सर्ट्स में होते हैं, चूंकि आपने वर्ल्ड वाइड परफॉर्म किया है, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, कैसा होता है कॉन्सर्ट्स में परफॉर्म करना, और वहाँ के ऑडियंस कैसे होते हैं, क्योंकि अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके के ऑडियंस हैं, और कैसे फिर उनको अपने उस मूड में लेकर के आना। और ऐसा है कि जब आप दिल से गाते हैं तो आवाज़ एक ऐसी चीज़ है, या संगीत एक ऐसी चीज़ है जिसमें भाषा और रीजन कोई बाउंड्री नहीं बन पाती है। तो यू कैन स्ट्रेट अवे कनेक्ट विथ योर ऑडियंस,
क्योंकि जो आवाज़ दिल को छूती है वहाँ पे फिर लैंग्वेज का कोई वो ये नहीं रखता। और दूसरी बात है कि जहाँ भी देश विदेश में मैंने चाहे बहरीन में परफॉर्म किया है, ओमान में परफॉर्म किया, न्यू जर्सी में परफॉर्म किया, जहाँ भी वहाँ पे सुनने वाले गज़ल के होते हैं लोग। तो और जब आप परफॉर्म करते हैं लोगों से तो आपको ऑडियंस का मूड भी समझना पड़ता है कि वो किस तरह का सुनना चाह रहे हैं, तो उसके साथ फिर बात बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। मैम अगर मैं बात करूं तो अभी आपके कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले हैं, या आप किसी तरफ कुछ काम कर रही जी हैं? हाँ, एक अभी मेरा एल्बम आने वाला है, उस पर काम ही चल रहा है। तो गज़ल पर वो काम चल रहा है। परवीन शाकिर मेरी बड़ी पसंदीदा शायरा हैं। अच्छा। तो उनकी एक उसका वो एक हिस्सा है उनकी गज़ल। मोहम्मद वकील साहब एक बहुत बड़े मतलब गज़ल गायक हैं। मोहम्मद हुसैन से उन्होंने सीखा और सारेगामापा में के वो पहले विनर रह चुके हैं जब मेहंदी हसन ने उनको जज किया था। तो उन्होंने कंपोज़ किया है मेरे लिए इस बार। तो वो गज़ल मैं आपको कहीं तो बिल्कुल बिल्कुल सुनाऊं। सी जी। वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा। मसला फूल का है, मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा। ये उसका मुखड़ा है। बहुत सुंदर। और हम वेट कर रहे हैं उस एल्बम का कि आएगा, तो हम डेफिनेटली सुनना चाहेंगे, उस एल्बम की सारी गज़लों को सुनना चाहेंगे। जी, मैंने उसमें अपने फेवरेट शायरों को उसमें उनका शुमार किया। जैसे अहमद फराज मुझे बहुत पसंद है, फैज़ अहमद फैज़ मुझे बहुत पसंद है, और परवीन शाकिर। और कल्ट हैं ये सारे, ये बड़े नाम हैं। चूँकि आप यहाँ बिहार में भी काफ़ी परफॉर्म कर चुकी हैं, आप बिहार दिवस में भी आपने परफॉर्म किया है। लोक संगीत, लोक गीतों से भी आपका जुड़ाव मुझे लगता है कि रहा होगा और लंबा रहा होगा। अगर कुछ और सुनाना चाहेंगे आप उस तरफ? लोकगीत लोग या दादरा या ठुमरी या कोई भी ऐसी चीज़, अगर आप छोटा सा अगर कुछ सुना पाए तो। एक करिए ये सब जो पहले था। हाँ। चैत मास बोले रे कोयलिया हो रामा मोरे अंगनवा, चैत मास बोले रे कोयलिया हो रामा मोरे अंगनवा। और हमारा शो जो है वो अधूरा रह जाता अगर आप ये नहीं गाती तो। वंदना जी, आप हमारे कार्यक्रम में आई, हमारे दर्शकों के लिए आपने इतना सुंदर गाया और साथ ही हमारे से इतनी अच्छी बात की। आप, मैं हमें बार बार कह रही हूँ कि आप चूंकि बाहर से आई हैं, बहुत शुक्रिया और बड़ी मुश्किल हुई होगी, आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरी खुशनसीबी है। साथ ही संजय कुमार मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर हमारे ऑडियंस के लिए प्ले करने के लिए। तो आज के कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर वंदना जी से। इसी के साथ हमारे जाने का टाइम आ गया है। अगली सुबह फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।